राधिका खुशी से बोली। देखा, मां जी को गांव से बुलाने का मेरा आइडिया काम कर गया ना। और एक पंथ दो काज हो गए। बेटे बहू को लगा था कि फोन कट चुका है, लेकिन बूढ़ी मां ने उनकी सारी बातें सुन ली थीं। फिर जो हुआ वह तो कल्पना से भी परे था। आज सुबह सुबह जब विक्रम अपने पालतू कुत्ते को घुमाकर घर लौटा, तो उसकी पत्नी राधिका जो बर्तन धो रही थी, गुस्से में एक एक करके बर्तन पटकने लगी। अरे क्या हुआ राधिका, किसी बात से नाराज हो क्या? विक्रम ने पूछा। तो राधिका मुंह बनाते हुए बोली, जाने हमारे दिन कब बदलेंगे। सब लोग छुट्टियां मनाने दूसरे देशों में घूमने फिरने के लिए जाते हैं, और एक हम हैं जिन्होंने भारत भी पूरा नहीं देखा। कितने दिनों से वादा करते आए हो कि हम भी बाकी लोगों की तरह कहीं बाहर घूमने जाएंगे। हमारे बच्चे आरव और मिष्टी भी कितनी बार कह चुके हैं, लेकिन आप हैं जो टस से मस नहीं होते। राधिका बोलती जा रही थी, लेकिन विक्रम को अपनी पत्नी की बातों का कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसे नजरअंदाज करते हुए वह चुपचाप अखबार पढ़ने बैठ गया। फिर राधिका बोली, कल ही मेरी सहेली का फोन आया था। फ्रांस घूमने गए हैं वे लोग। ये देखो, एफिल टावर की ऊंचाई से फोटो खींचकर भेजी है मुझे। क्या नजारा दिखता है ऊपर से। सोचो, अगर फोटो में इतना खूबसूरत नजारा है तो सामने से देखने में कितना मजा आता होगा। राधिका ने अपने मोबाइल में फोटो दिखाते हुए अपने पति विक्रम से कहा। तो विक्रम बोला, अरे राधिका, इन हाई सोसाइटी लोगों का क्या ही कहना। उनकी जो इच्छा होती है उस पर लाखों खर्च कर देते हैं। उनसे हमारा क्या मुकाबला। ऐसी सहेलियों से तो दूरी बनाना ही बेहतर है, जो अपनी फोटो दिखा दिखाकर दूसरों के घरों में आग लगाती फिरें। विक्रम ने कहा तो राधिका अपनी बड़ी बड़ी आंखें दिखाती हुई बोली, अरे मैं कहाँ पेरिस जाने को कह रही हूँ। कम से कम भारत तो घूम ही सकते हैं ना हम लोग। लेकिन तुम्हें मेरे कहने का फर्क कहाँ पड़ता है। मैं जो मर्जी बोलती रहूं। आपको तो इत्मीनान से अपनी अखबार पढ़ने से मतलब है। इस मुई अखबार से फुर्सत मिले तो ही कुछ सोचोगे ना। राधिका ने गुस्से में कहा तो विक्रम बोला, अरे तुम मेरे अखबार के साथ सौतन सा व्यवहार क्यों करती हो। बच्चों की गर्मियों की छुट्टियां तो आ जाने दो, सोचेंगे इस बारे में भी। ऐसा कहकर विक्रम ने बात को टाल दिया। कुछ दिन शांति से बीते। फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। एक दिन विक्रम जब ऑफिस से घर लौटा तो उसके चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई थीं। निराशा और उदासी उसके चेहरे से साफ झलक रही थी। उसे देखकर राधिका परेशान हो गई और बोली, अरे क्या हुआ, आप ठीक तो हैं? ऑफिस में कुछ हुआ है क्या? अरे बताते क्यों नहीं, मेरी जान निकली जा रही है। तो विक्रम बोला, बताने को अब कुछ बचा ही कहाँ है, तुम खुद ही देख लो। ऐसा कहते हुए विक्रम ने अपनी जेब से एक लिफाफा निकाला। बच्चों ने प्रश्नसूचक निगाहों से लिफाफा खोलकर देखा। उनका मुंह खुला का खुला रह गया। फिर राधिका बेचैनी से बोली, अरे कुछ तो बताओ, हुआ क्या है? किसी ने कुछ नहीं बोला तो राधिका ने वह लेटर लिया और पढ़ने लगी तो आश्चर्यचकित रह गई। चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। अविश्वसनीय भाव भंगिमा से उसने विक्रम की ओर देखा और बोल उठी, क्या सच में आपका प्रमोशन हो गया है? तो विक्रम मुस्कुराते हुए बोला, श्रीमती जी, बस प्रमोशन ही नहीं, कंपनी की तरफ से 5 लाख का बोनस और विदेश घूमने के लिए फैमिली टूर पैकेज मिला है। यह सुनकर राधिका को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। फिर विक्रम ने कहा, तो मैडम, कैसा लगा हमारा सरप्राइज? चाहे देर से ही सही, लेकिन आपकी ख्वाहिश तो पूरी कर ही देगा आपका निकम्मा पति। अरे तो पहले क्यों नहीं बताया आपने, तो मेरी जान ही निकाल दी थी। राधिका ने मुस्कुराते हुए कहा। तो दोनों बच्चे बोल उठे, यू आर वर्ल्ड्स बेस्ट पापा, हम अभी अपने दोस्तों को बताकर आते हैं। कहते हुए दोनों बच्चे दौड़ते हुए घर से बाहर निकल गए। फिर राधिका ने उत्साहित होते हुए पूछा, अच्छा, ये तो बताइए कि हमें जाना कब है? बस अगले हफ्ते की फ्लाइट है। इसका मतलब तैयारी के लिए सिर्फ 7 दिन है हमारे पास। सोचते हुए राधिका रसोई घर में खाना बनाने चली गई। रात के डिनर के समय भी विदेश घूमने की ही बात चल रही थी। तभी विक्रम बोला, मैं कल बैंक से पैसे निकलवा कर ले आऊंगा। तुम लोग अपने सामान की लिस्ट तैयार कर लो। जिसे जो कुछ भी खरीदना है कल ही खरीद कर ले आएंगे। विक्रम के इतना कहने की देर थी कि दोनों बच्चे अपनी अपनी फरमाइश बताने लगे, और हमेशा की तरह दोनों बच्चों को बोलते देख उनका कुत्ता ब्रूनो भी भौंकने लगा। उसी समय विक्रम और राधिका का ध्यान उनके कुत्ते की ओर गया और दोनों एक दूसरे की ओर हैरानी से देखने लगे। फिर विक्रम बोला, राधिका, हम विदेश जाएंगे तो ब्रूनो को कहाँ छोड़ेंगे?
फिर राधिका भी सोच में पड़ गई और बोली, इस बात का तो मुझे भी ख्याल नहीं आया। सब लोग सोच विचार में पड़ गए कि आखिर क्या किया जाए। तभी बच्चे बोल उठे, मम्मी, ब्रूनो को नानी के घर छोड़ देते हैं। इससे पहले कि राधिका कुछ कहती, बच्चों ने तुरंत नानी को फोन लगाकर अपनी मम्मी को थमा दिया। कैसी हो माँ? राधिका ने पूछा तो दूसरी ओर से उसकी माँ की आवाज आई, मैं ठीक हूं बेटी, तुम सब कैसे हो? हाँ माँ, हम सब ठीक हैं। दरअसल हम लोग विदेश घूमने जा रहे थे, लेकिन समझ नहीं आता कि ब्रूनो को कहाँ छोड़ें। अगर आप कुछ दिनों के लिए उसे रख लेती तो। राधिका की बात सुनकर उसकी माँ बोली, बेटी, वह क्या है ना, कुछ दिनों के लिए तेरी भाभी मायके गई है और मेरे घुटनों में भी दर्द रहता है, इसलिए मुझसे तो ये काम नहीं हो पाएगा। फिर कुछ सोचकर उसकी माँ ने कहा, अरे हाँ, याद आया, जब भी हमारे पड़ोसी विदेश जाते हैं तो अपने कुत्ते को डॉग केयर सेंटर पर छोड़ देते हैं। तुम लोग पता करो ना। ठीक है माँ, कोई बात नहीं। ऐसा कहकर राधिका ने बुझे मन से फोन रख दिया। अगले दिन विक्रम ने आसपास के डॉग केयर सेंटर पर जाकर पता किया, लेकिन निराश होकर घर लौटा। अरे विक्रम, ब्रूनो को कहीं छोड़ने का इंतजाम हुआ या नहीं? राधिका ने पूछा। तो विक्रम बोला, नहीं राधिका, डॉग केयर सेंटर में तो कम से कम 2000 एक दिन के लगेंगे। अरे बाप रे, इतने पैसे? राधिका ने हैरानी से पूछा। तो विक्रम बोला, और नहीं तो क्या, ऊपर से हम इतने दिनों के लिए बाहर जाएंगे तो घर की सिक्योरिटी के लिए भी कोई गार्ड चाहिए होगा। वह भी कम से कम एक दिन के 1000 लेगा और एक महीने के हिसाब से तो बहुत खर्चा पड़ जाएगा। यह बात सुनकर राधिका और दोनों बच्चे भी परेशान हो गए। फिर विक्रम बोला, अगर कोई इंतजाम ना हुआ तो हमें विदेश जाने का प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ेगा। यह सुनते ही उनका बेटा आरव बोला, मुझे पता था पापा, ऐसा ही करेंगे। ऐसा कहकर नाराज होकर वह अपने कमरे में चला गया। फिर राधिका बोली, क्यों ना गांव से आपकी माँ को बुला लिया जाए। तभी विक्रम बोला, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? माँ यहां आकर कैसे रह सकती हैं, वह भी अकेली? तो राधिका ने कहा, अरे विक्रम, एक बार सोचो तो सही, आपकी माँ यहां आ जाएंगी तो ना, तो घर की सिक्योरिटी के लिए गार्ड की जरूरत पड़ेगी और न ही ब्रूनो की देखभाल के लिए हमें कोई एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ेगा। लगे हाथ घर में रखे पौधों को भी पानी दे दिया करेंगे। राधिका की बात सुनकर विक्रम बोला, अच्छा, लेकिन राधिका, तुम्हें तो मेरी माँ फूटी आंख नहीं सुहाती थी, जिस कारण आज तक हमने उन्हें यहां बुलाया तक नहीं। हम यहाँ ऐशो आराम की जिंदगी जीते हैं और वह बेचारी अकेली गांव में रहती हैं, और आज जब हमें जरूरत पड़ी तब हम उनको यहां बुला लें, ये तो अच्छी बात नहीं है ना। तो राधिका बोली, वह सब मैं नहीं जानती। वैसे भी हम थोड़ी ना उन्हें बताने वाले हैं कि हम उन्हें अपने घर और ब्रूनो की रखवाली के लिए बुला रहे हैं। तुम बस अपनी माँ को फोन लगाओ, मैं सब संभाल लूंगी। कहते हुए राधिका ने विक्रम के हाथ में फोन थमा दिया। हेलो, प्रणाम माँ, कैसी हो? बहुत अच्छी हूं बेटा, अभी बैठे बैठे तुम सबको ही याद कर रही थी, सावित्री देवी ने कहा। तो विक्रम बोला, अच्छा माँ, इतनी याद आ रही थी तो कुछ दिनों के लिए यहाँ आ जाती। तो सावित्री देवी बोली, अरे नहीं बेटा, तुम ही राधिका और बच्चों को लेकर किसी दिन मुझसे मिलने आ जाओ, मेरा आना तो संभव नहीं है। तभी विक्रम के हाथ से फोन लेते हुए राधिका बोली, अरे माँ जी, सारा प्यार आप उन गांव वालों पर लुटा दोगी तो हमारे लिए क्या बचेगा? आपके पोते पोती को भी आपके प्यार की जरूरत है। अरे बहू, मैं तो हमेशा तुम लोगों को मन ही मन आशीर्वाद देती रहती हूँ, सावित्री देवी ने कहा। तो राधिका बोली, ऐसे दूर से आशीर्वाद देने से क्या होगा अम्मा जी? आपके बच्चों को आपके प्यार और साथ की जरूरत है। कल आपके पोते पोती भी आपको बहुत याद कर रहे थे। आरव तो आपको याद करते हुए रोने ही लगा। अब बच्चे जिद पकड़कर बैठे हैं कि उन्हें अपनी छुट्टियां दादी के साथ ही बितानी है, इसलिए मैं तो कहती हूँ आज ही अपने कपड़े पैक कीजिए और ट्रेन पकड़कर यहाँ चली आइए। इतने सालों बाद बहू ने इतने हक से बात की और इतने प्यार से अपने घर बुलाया। ये देखकर तो सावित्री देवी मन ही मन फूली नहीं समा रही थीं। वे खुद को रोक न पाईं और बड़ी खुशी से बेटा बहू के घर जाने की तैयारी करने लगीं। करीब 3 वर्ष पहले सावित्री देवी के पति का देहांत हुआ था। जब वे जीवित थे तो पूरे गांव में उनका बहुत मान सम्मान हुआ करता था। यूं तो सरल स्वभाव की सावित्री देवी पति के जाने के बाद गांव में अपने घर में अकेली रहती थीं,
लेकिन गांव के सभी लोग उनका पूरा ख्याल रखते थे। यहाँ तक कि गांव के बच्चे भी उन्हें अकेला नहीं छोड़ते थे। अक्सर उनके पास आकर सब बच्चे कहानियां सुनाते थे। गांव में किसी को कोई भी दुख तकलीफ होती तो सावित्री देवी हमेशा उनकी मदद करने को तैयार रहती, और इसी कारण गांव के हर व्यक्ति के दिल में उनके लिए प्यार और सम्मान था। उनके पति की पेंशन आती थी जो महीने भर का खर्च निकालने के लिए काफी होती थी। बेटा बहू के घर जाने के लिए सावित्री देवी ने बड़ी खुशी से बेसन के लड्डू, खोया बर्फी और कुछ नमकीन स्नैक्स बना लिए। अपनी मदद के लिए उन्होंने पड़ोसन को भी बुला लिया। अगले दिन अपने घर की जिम्मेदारी गांव के लोगों को सौंपकर सावित्री देवी ट्रेन में बैठ गईं और लगभग 2 घंटे के सफर के बाद बेटे के शहर पहुंच गईं। स्टेशन पर पहुंची तो देखा उनका बेटा, बहू और पोते पोती बेसब्री से उनका इंतजार कर रहे थे। वे ट्रेन से उतरीं और बेटा बहू ने पांव छूकर उनसे आशीर्वाद लिया तो दोनों बच्चे भी दौड़ते हुए आए और दादी कहते हुए उनसे लिपट गए। अपने बच्चों का प्यार और अपनापन देखकर सावित्री देवी तो बस उन्हें आशीर्वाद ही देती जा रही थीं। सब लोग गाड़ी से घर पहुंचे। गांव में सरल और सादगीपूर्ण जीवन जीने वाली सावित्री देवी बेटा बहू के घर तरह तरह की सुख सुविधाएं देखकर हैरान थीं। विक्रम उनका हर तरीके से ख्याल रख रहा था। वहीं दोनों बच्चों ने भी अपनी दादी का खूब मन लगाकर रखा। 3-4 दिन ऐसे ही चले। फिर एक दिन राधिका सावित्री देवी को घर का सारा काम समझाने लगी। ब्रूनो को खाने में क्या पसंद है, उसका खाना कहाँ रखा है, घर का राशन सामान कहाँ है, वगैरह वगैरह। और हाँ माँ जी, सुबह शाम ब्रूनो को पार्क में सैर करवाने भी ले जाना। आपकी सेहत भी ठीक रहेगी और ब्रूनो भी घर में गंदगी नहीं फैलाएगा। उसकी बातें सुनते हुए सावित्री देवी कभी काम समझाने लगतीं तो कभी प्रश्नवाचक निगाह से राधिका की ओर देखने लगतीं। फिर थोड़ी देर बाद बोलीं, अच्छा किया बहू जो मुझे सब कुछ बता दिया। अब तुम देखना, मैं तुम लोगों को स्वादिष्ट पकवान बनाकर खिलाऊंगी। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई। मैं गांव से तुम लोगों के लिए अपने हाथों से लड्डू और बर्फी भी बनाकर लाई हूं। अभी लेकर आती हूँ, बच्चों को बहुत पसंद आएंगी। कहते हुए वे अपने बैग में से सामान निकालकर ले आईं और खुशी से आरव और मिष्टी को खिलाने लगीं। तभी उन्होंने देखा कि वहां कुछ अटैची और बैग रखे थे। देखते ही उन्होंने हैरानी से पूछा, ये क्या बहू, कहीं जा रहे हो क्या? तभी राधिका हड़बड़ाते हुए बोली, माँ जी, वो क्या है ना कि आपके बेटे को ऑफिस के काम से विदेश जाना है, तो बच्चों ने भी जिद पकड़ ली कि वे भी विदेश घूमने जाना चाहते हैं, इसलिए हम भी उनके साथ ही जा रहे हैं। तो कुछ दिन आप घर का ख्याल रखिएगा। लेकिन सावित्री देवी यह सुनकर और भी अचंभित हो गईं। तो विक्रम बोला, वो क्या है ना माँ, अचानक ही प्रोग्राम बन गया। हमें कल सुबह ही निकलना है तो आप सब कुछ संभाल लेना। हम 10 से 12 दिनों में ही वापस आ जाएंगे। ऐसा कहकर सब लोग अपनी अपनी तैयारी में लग गए और अगली सुबह सावित्री देवी को ब्रूनो के साथ छोड़कर वे सब लोग एयरपोर्ट के लिए निकल गए। ये देखकर सावित्री देवी को अच्छा तो नहीं लगा, लेकिन कुछ ही दिनों की बात है, ये सोचकर उन्होंने अपने मन को समझा लिया। सुबह नहा धोकर उन्होंने ब्रूनो को भी बड़े प्यार से नहलाया। राधिका के बताए अनुसार उन्होंने ब्रूनो का खाना उसके बर्तन में डाल दिया और फिर अपने खाने की थाली भी वहीं लेकर बैठ गईं। लेकिन ब्रूनो खाना खाने को तैयार ही नहीं था। शायद सभी लोगों के चले जाने के कारण उदास हो गया था। तो सावित्री देवी ने उसे प्यार से सहलाया और अपनी थाली में से एक रोटी का टुकड़ा उसके मुंह में डाला। तो ब्रूनो भी अपनी उदासी भूलकर खुशी से उनके साथ खाना खाने लगा। अब तो हर बार सावित्री देवी उसे अपनी थाली से ही खाना खिला देती और वह बड़े शौक से उनके साथ बैठकर खाना खाता। सावित्री देवी का किसी से बात करने का दिल करता तो ब्रूनो से ही हंस बोल लेती। धीरे धीरे उन दोनों की अच्छी दोस्ती हो गई। वे हर रोज सुबह शाम ब्रूनो को पार्क घुमाने ले जाती, तो वहीं आस पड़ोस वालों से भी उनकी जान पहचान होने लगी। बच्चों के साथ हंसना बोलना उन्हें बहुत पसंद था। पड़ोस के सभी बच्चे उन्हें दादी दादी कहकर पुकारते तो उन्हें भी अच्छा लगता। अक्सर बच्चे उनके घर पर आ जाते तो कभी लूडो कैरम खेलते तो कभी दादी से कहानी सुनने लगते। कभी सावित्री देवी काम में व्यस्त होती तो बच्चे ब्रूनो के साथ खेलने लगते। सावित्री देवी जो मिठाई अपने पोते पोती के लिए लेकर आई थीं, वही उन बच्चों को देती तो सभी बड़े चाव से खाते। इन सब बातों में दिन कब निकल जाता उन्हें पता ही नहीं लगता था। एक रात जब वे बिस्तर पर सोने गईं तो उन्हें किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। काफी देर हो गई थी, लेकिन वह बच्चा रोए जा रहा था।
वे बाहर निकलीं तो देखा कि बच्चे के मम्मी पापा घर के आंगन में उसे लेकर घूम रहे थे और बहला फुसलाकर चुप करवाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन बच्चा किसी भी प्रकार से शांत नहीं हो रहा था। वे दोनों बहुत परेशान हो गए। देखिए ना अम्मा जी, न जाने क्या हुआ है, बस रोए जा रहा है, बच्चे की माँ ने सावित्री देवी से कहा। तो सावित्री देवी उसे तुरंत अंदर लेकर आईं और उसकी नाभि और पेट पर हींग लगाने लगीं। थोड़ी ही देर में बच्चा बिल्कुल चुप हो गया और सावित्री देवी उसके साथ उसकी भाषा में बोलने लगीं तो वह खिलखिलाने लगा। बच्चे की मम्मी पापा ये देखकर हैरान रह गए। अरे अम्मा जी, आप तो कमाल की जादूगर हैं। आपके हाथ में आते ही बच्चा हंसने लगा। कहते हुए वे दोनों तो सावित्री देवी का धन्यवाद करते नहीं थक रहे थे। अरे बहू, छोटे बच्चों को कभी कभी गैस बन जाती है, जिस कारण वे रोने लगते हैं और हम परेशान हो जाते हैं कि ना जाने क्या हो गया बच्चे को। अब तुम जाकर आराम से सो जाओ, ये परेशान नहीं करेगा। कहते हुए सावित्री देवी भी अंदर आ गईं। सोचने लगीं, बेटा बहू को गए बहुत दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक न तो वे लोग आए हैं, न ही उन्होंने फोन करके कुछ बताया कि वे कैसे हैं और कब आने वाले हैं। ये पूछने के लिए कि वे लोग कैसे हैं, सावित्री देवी ने अपने बेटे विक्रम को फोन लगाया, लेकिन फोन लग ही नहीं रहा था। न जाने बच्चे कब आएंगे, मुझे तो कुछ दिन का कहकर गए थे। सोचते हुए सावित्री देवी बिस्तर पर जाकर लेट गईं। एक सुबह जब सावित्री देवी ब्रूनो को पार्क लेकर गईं, तो वहीं राधिका की सहेली मंजू भी पार्क में आई हुई थी। ब्रूनो के साथ किसी अनजान बूढ़ी औरत को देखकर वह हैरान हुई, तो किसी पड़ोसन ने उसे बताया कि यह राधिका की सासू माँ है जो गांव से आई हैं। तो मंजू उनसे मिलने आ गई। प्रणाम आंटी जी, मैं राधिका की सहेली हूँ, यहीं पास में रहती हूँ, मंजू ने कहा। तो सावित्री देवी ने मुस्कुराते हुए उसे आशीर्वाद दिया। मंजू बोली, ये आपने बहुत अच्छा किया आंटी जी, जो यहाँ आ गईं, नहीं तो मेरी सहेली राधिका का विदेश घूमने का सपना तो सपना ही रह जाता। तो सावित्री देवी हैरानी से बोली, मैं कुछ समझी नहीं बेटी। फिर मंजू ने कहा, अच्छा, वह सब छोड़िए आंटी जी, ये बताइए, वे लोग यहाँ वापस किस दिन आ रहे हैं? ये तो मुझे मालूम नहीं बेटी, मुझे तो उन्होंने बताया था कि 10 दिन के भीतर आ जाएंगे, लेकिन 2 सप्ताह होने को आए हैं। तो मंजू ने कहा, नहीं आंटी जी, मुझे तो राधिका ने यही बताया था कि कम से कम 1 महीना तो लग ही जाएगा। तो सावित्री देवी हैरानी से बोली, 1 महीना? लेकिन मुझे तो उन्होंने कहा था कि जल्दी आ जाएंगे। नहीं आंटी जी, आपको कोई गलतफहमी हुई है। अच्छा, मैं चलती हूँ। इतना कहकर मंजू तो वहां से चली गई, लेकिन सावित्री देवी सोच विचार में पड़ गईं। ब्रूनो को लेकर वे घर वापस लौटने लगीं। तभी देखा कि मोहल्ले में शोर शराबा हो रहा था। वे जल्दी से वहां गईं और कारण पूछने पर पता चला कि उसी मोहल्ले में रहने वाले रामेश्वर के घर में चोरी हो गई है। अगले हफ्ते उसकी बेटी की शादी थी और सारे गहने चोर चुरा कर ले गए। यह सुनकर सावित्री देवी को बहुत दुख हुआ। परिवार के लोग बेचारे कितने परेशान होंगे। इसी सोच में डूबी सावित्री देवी ब्रूनो को लेकर अपने घर वापस आ गईं। घर पहुंची तो तभी फोन की घंटी बजी। सावित्री देवी ने फोन उठाया तो उनके बेटे विक्रम की आवाज थी। प्रणाम माँ, सब कुछ ठीक तो है ना वहां? ब्रूनो ने ज्यादा तंग तो नहीं किया? तो सावित्री देवी बोली, हाँ बेटा, वैसे तो सब कुछ ठीक है। हम दोनों एक दूसरे का खूब अच्छे से ध्यान रख रहे हैं। ब्रूनो तो दिन भर पूरे घर में उछलता कूदता रहता है, लेकिन तुमने बहुत दिन लगा दिए वापस आने में। तो विक्रम ने कहा, हाँ माँ, ऑफिस का काम कुछ ज्यादा ही था, इसलिए कुछ दिन और लग जाएंगे। आप वहां संभाल लेना। कहते हुए विक्रम ने फोन रख दिया। तो पीछे से राधिका ने कहा, क्या कहा तुम्हारी माँ ने? सब ठीक तो है ना? हाँ राधिका, सब ठीक है। तुम्हारा घर भी सही सलामत है और ब्रूनो भी, विक्रम ने कहा। तो राधिका खुशी से बोली, देखा माँ जी को गांव से बुलाने का मेरा आइडिया काम कर गया ना, और एक पंथ दो काज हो गए। ब्रूनो को भी केयर टेकर मिल गया और हमारे मकान की रखवाली भी हो गई। अब हम निश्चिंत होकर कुछ दिन और यहाँ आराम से घूम सकते हैं। हाँ राधिका, आइडिया तो तुमने बिल्कुल सही दिया था। नहीं तो घर की सिक्योरिटी का खर्चा और ब्रूनो को डॉग केयर सेंटर में रखने का खर्चा कुल मिलाकर 1 लाख रुपए हो जाता, विक्रम ने कहा। फिर राधिका बोली, अब मेरी एक बात और मान लो। अपनी माँ से कहो कि बाबूजी की बीमा की रकम हमारे हाथ में रख दें। वैसे भी उन्हें उन पैसों का करना ही क्या है। हर महीने बाबूजी की पेंशन आती तो है, इससे ज्यादा पैसे वे क्या करेंगी?
अरे राधिका, तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं भी इसी बारे में ही सोच रहा था, विक्रम बोला। लेकिन राधिका ने पूछा, विक्रम, तुम्हारी माँ पैसे तो दे देंगी ना? तो विक्रम बोला, अरे देंगी क्यों नहीं, मैं कह दूंगा कि मुझे जरूरत है। और फिर मेरे प्रमोशन की बात हमने उन्हें बताई ही कहाँ है। उन्हें तो बस इतना ही पता है कि हम ऑफिस के काम से विदेश आए हैं, घूमने फिरने नहीं। विक्रम को लग रहा था कि उसने फोन कट कर दिया है, जबकि फोन अब भी चल रहा था और विक्रम राधिका की सारी बातें सावित्री देवी सुन रही थीं। बेटे और बहू के विचार जानकर उनके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। वह यकीन नहीं कर पा रही थीं कि उनकी अपनी औलाद भी इतना नीचे गिर सकती है, केवल अपने स्वार्थ के लिए। फिर खुद से ही बोल उठीं, इस कलयुग में लालच और स्वार्थ माँ की ममता और प्रेम पर भारी पड़ने लगा है, लेकिन मेरा विक्रम तो कभी ऐसा नहीं था। सोचते सोचते उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। तभी उन्हें बाहर से कुछ शोर सुनाई दिया और एम्बुलेंस की आवाज आने लगी। लेकिन उनके मन में विचारों की हलचल इतनी ज्यादा थी कि बाहर की हलचल और शोर का उन पर कोई असर ही नहीं हो रहा था। काफी देर वे यूं ही गुमसुम सी बैठी हुई आंसू बहाती रहीं। न भूख लगी, न प्यास। विक्रम के बचपन से लेकर आज तक की सारी यादें उनके दिमाग में घूमती जा रही थीं। फिर अचानक उनका ध्यान ब्रूनो की ओर गया, जो भूख के कारण पूंछ हिलाता हुआ उनके इर्द गिर्द घूम रहा था। जल्दी से सावित्री देवी ने अपने आंसू पोंछे और ब्रूनो के लिए खाना ले आईं। लेकिन ब्रूनो हमेशा सावित्री देवी के खाने के बाद ही खाना खाता था, इसलिए न चाहते हुए भी सावित्री देवी को भोजन के 2 निवाले खाने पड़े। शाम के समय जब सावित्री देवी बाहर निकलीं, तो पता चला कि रामेश्वर, जिसके घर में चोरी हुई थी, उसने आत्महत्या करने की कोशिश की। यह सुनकर सावित्री देवी की हैरानी का ठिकाना न रहा। अगले दिन जब रामेश्वर अस्पताल से घर वापस लौटा, तो सावित्री देवी उससे मिलने गईं और समझाने लगीं, देखो भाई, जीवन में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि इंसान अपनी जिंदगी खत्म करने के बारे में सोचे। तो रामेश्वर बोला, नहीं बहन जी, आप नहीं जानती कि मैं किन दुखों से गुजर रहा हूं। दिन भर मेहनत मजदूरी करके 4 पैसे घर में लेकर आता हूं तो खर्चा भी पूरा नहीं हो पाता। बड़ी मुश्किल से बिटिया की शादी के लिए कुछ पैसे इकट्ठे करके गहने बनवाए थे, लेकिन भगवान से यह खुशी भी नहीं देखी गई हमारी। अब कैसे होगी बेटी की शादी? क्या करूं, समझ नहीं आता। कहते हुए रामेश्वर फूट फूट कर रो पड़ा। रामेश्वर की हालत देखकर सावित्री देवी द्रवित हो उठीं। आप चिंता मत करो, भगवान पर विश्वास रखो, सब ठीक हो जाएगा, सावित्री देवी ने कहा। एक बेटी के पिता की लाचारी देखकर सावित्री देवी से रहा न गया। अगले दिन ही उन्होंने अपने गांव में फोन किया और पड़ोसियों से 1 लाख रुपए भेजने को कहा। यह भी कहा कि गांव आने के बाद वे लौटा देंगी। अब सावित्री देवी की बात गांव में भला कौन टाल सकता था। अगले दिन ही पैसे उनके पास पहुंचा दिए गए। पैसे लेकर सावित्री देवी रामेश्वर के घर गईं और सारे पैसे उसके हाथ में थमा दिए। यह देखकर रामेश्वर बोला, अरे यह क्या है? खोलकर देखा तो पैसे देखकर वह चौंक गया और बोला, इतने सारे पैसे? तो सावित्री देवी ने कहा, अब तो तुम्हारी बेटी की शादी हो जाएगी ना। फिर रामेश्वर बोला, अरे नहीं नहीं, ये पैसे मैं नहीं ले सकता। अरे ये सिर्फ आपकी ही बेटी नहीं है, हमारी भी बेटी है। आप मना करेंगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मुझे अपनी बड़ी बहन समझकर ही रख लीजिए, सावित्री देवी ने कहा। तो रामेश्वर भरी आंखें लिए बोला, आपका यह एहसान हम लोग कैसे चुका पाएंगे? तो सावित्री देवी ने कहा, अरे, एक इंसान होने के नाते हमारा फर्ज बनता है दूसरे इंसान की मदद करना। इसमें कोई एहसान नहीं है। आसपास के सभी लोगों ने सावित्री देवी के इस कदम की खूब तारीफ की। उनकी देखा देखी बाकी के पड़ोस वाले भी रामेश्वर की मदद के लिए आगे आ गए और विवाह खूब अच्छे से संपन्न हुआ। अभी सावित्री देवी घर आकर बैठी ही थीं कि उनकी बहू राधिका का फोन आ गया। माँ जी, हम कल दोपहर तक पहुंच जाएंगे। खाना बनाकर रखिएगा और हाँ, घर की पूरी अच्छे से साफ सफाई करके रखना। मुझे घर बिल्कुल वैसा ही चाहिए जैसे मैं छोड़कर गई थी। ठीक है बहू, सावित्री देवी ने कहा और फोन रख दिया। अगली सुबह सावित्री देवी कुछ ज्यादा ही जल्दी उठ गई थीं। आज उनके पति की बरसी थी, इसलिए मंदिर जाने के लिए वे सुबह सवेरे नहा धोकर तैयार हो गईं। भगवान को भोग लगाने के लिए रसोई घर में जाकर हलवा पूरी बनाने लगीं और कुछ खाना उन्होंने गरीबों को बांटने के लिए भी बनाया।
ब्रूनो को घर में ही छोड़कर वे मंदिर चली गईं। मंदिर जाकर भगवान को माथा टेककर भोग लगाया और पति की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। मंदिर के बाहर आईं तो सभी गरीब लोगों को भोजन बांटने लगीं। तभी उनकी नजर वहीं बैठी एक वृद्ध महिला पर पड़ी। जैसे ही वे खाना देने के लिए उसके पास जाने लगीं, तभी उसने अपना चेहरा साड़ी के पल्लू से छुपा लिया। कद काठी से वह महिला उन्हें जानी पहचानी सी लगी। जैसे ही सावित्री देवी प्रसाद देने लगीं, तो उनकी नजर उस महिला के हाथ पर पड़ी, जिस पर लिखा था सुमित्रा देवी। देखते ही सावित्री देवी का कलेजा धक से रह गया। सुमित्रा, तुम मेरी सहेली सुमित्रा हो ना? कहते हुए उन्होंने पल्लू हटाया तो आंसुओं से भरी आंखें लिए सुमित्रा जी उनसे नजरें नहीं मिला पा रही थीं। यह सब कैसे हो गया सुमित्रा? तुम तो अपने बेटों के साथ बहुत खुश थीं। गांव छोड़कर उनके साथ शहर में आई थीं और बहुत आराम से रह रही थीं। तो सुमित्रा जी रोते हुए बोलीं, क्या बताऊं सावित्री, दोनों बेटों की बड़ी शहर में अच्छी नौकरी लग गई थी तो हम स्वयं को धन्य समझने लगे थे। फिर दोनों बेटे और बहुएं हमें अपने साथ यहीं लेकर आ गए। हम लोग भी उनके साथ सुखपूर्वक जीवन बिता रहे थे। 3 महीने बड़े बेटे के घर पर रहते थे और 3 महीने छोटे बेटे के घर। कुछ ही महीने पहले पति का देहांत हो गया, तो बेटों ने गांव वाला मकान बेचने की जिद पकड़ ली। सब गांव वालों ने कितना रोका था मुझे कि अपने जीते जी अपने हाथ काटकर बच्चों को मत दो, लेकिन मैं ही नहीं मानी। सोचा था कि जब बुढ़ापा बच्चों के साथ ही गुजारना है, तो बच्चों की बात मानने में क्या हर्ज है। लेकिन अपना हिस्सा लेने के बाद बड़ा बेटा तो अपनी बीवी बच्चों के साथ विदेश चला गया और छोटे बेटे बहू ने भी मेरी जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया। मेरे एक गलत फैसले का नतीजा यह हुआ कि इस उम्र में मैं दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो गई हूं। दो दो बेटों के होते हुए भी मेरा अपना कोई नहीं है। सोच रही हूं कि किसी वृद्धाश्रम में चली जाऊं। कहते हुए सुमित्रा जी फूट फूट कर रो पड़ी। सावित्री देवी ने उनके आंसू पोंछे और कहा, अरे वृद्धाश्रम क्यों, तुम मेरे साथ चलो। सावित्री देवी अपनी सहेली को घर लेकर आईं। सुमित्रा, मैं नाश्ता बनाती हूं, तब तक तुम हाथ मुंह धोकर आ जाओ और ये लड्डू खाओ। मैंने अपने हाथों से बनाए हैं बच्चों के लिए लेकर आई थी, लेकिन उनके पास तो समय ही नहीं था लड्डू खाने के लिए, विदेश जो जाना था। कहते हुए सावित्री देवी की आंखें भर आईं और वे नाश्ता बनाने रसोई घर में चली गईं। बातचीत करते हुए दोनों सहेलियों ने नाश्ता किया। उसी समय दरवाजे की बेल बजी। सावित्री देवी ने दरवाजा खोला तो सामने राधिका और विक्रम खड़े थे, लेकिन अपने घर में किसी अजनबी को देखकर राधिका प्रश्नवाचक निगाहों से सावित्री देवी की ओर देखने लगी। तो सावित्री देवी बोली, बहू, ये मेरी सहेली है। बेचारी बहुत परेशान थी, दुखी थी, इसलिए मैं अपने साथ। सावित्री देवी अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले ही राधिका चिल्ला पड़ी, हाँ हाँ, हमने तो यहाँ धर्मशाला खोल रखी है ना, जो किसी को भी घर के अंदर लेकर आ गई। और वैसे कितने दिनों से चल रही है यह समाज सेवा। ये तुम क्या कह रही हो बहू? सावित्री देवी हैरानी से बोली। तो विक्रम ने कहा, माँ, ठीक तो कह रही है राधिका, यह हमारा घर है, कोई वृद्धाश्रम नहीं। यह सुनकर सावित्री देवी हक्की बक्की रह गईं और फिर बोली, हाँ वैसे तो ठीक कहा तुमने, ये तुम्हारा घर है, मेरा नहीं, क्योंकि मुझे तो तुम लोगों ने इस घर में इसलिए बुलाया था ताकि मैं तुम्हारी अनुपस्थिति में इस घर की और ब्रूनो की रखवाली कर सकूं। एक चौकीदार से ज्यादा हैसियत कहाँ है मेरी। फिर मैं किस हक से अपनी सहेली को यहां लेकर आ गई। अब जब इस घर के मालिक घर में वापस लौट चुके हैं, तो इस चौकीदार का क्या काम। तुम्हारे घर में शायद हम जैसे लोगों के लिए कोई जगह नहीं है, लेकिन मेरे गांव में और गांव वालों के दिल में बहुत जगह है। शाम की ट्रेन से अपनी सहेली को लेकर अपने गांव वापस लौट जाऊंगी। कहते हुए सावित्री देवी की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। तो आरव और मिष्टी दादी को आकर लिपट गए और रोते हुए बोले, नहीं दादी, आप हमें छोड़कर नहीं जाएंगी। बच्चों की मासूमियत भरी बातें सुनकर सावित्री देवी दोनों बच्चों को चूमते हुए बोलीं, अरे बेटा, मैंने तुम लोगों से मिल लिया, इतना ही बहुत है मेरे लिए। मेरा प्यार और आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। बस मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जिंदगी के हर मोड़ पर माँ बाप ही होते हैं जो बिल्कुल निस्वार्थ भाव से अपने बच्चों का भला चाहते हैं। हर मुसीबत में अपने बच्चों का साथ देते हैं। बदले में वह अपनी औलाद से किसी चीज की उम्मीद नहीं करते। आंख मूंद कर वह अपने बच्चों पर विश्वास करते हैं। इसलिए तुम दोनों अपने मम्मी पापा के विश्वास को बिल्कुल मत तोड़ना, क्योंकि जब विश्वास टूटता है ना, तो माँ बाप को बहुत दुख होता है।
सावित्री देवी की बात सुनकर राधिका और विक्रम को अपनी गलती का एहसास होने लगा। तभी सावित्री देवी अपनी बहू राधिका से बोली, ध्यान से देख लो बहू, तुम्हारा घर बिल्कुल वैसा ही है जैसा तुम छोड़कर गई थी। फिर भी अगर इस काम वाली बाई से कोई कमी रह गई हो तो माफ कर देना। नहीं मां जी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? राधिका ने कहा। तो सावित्री देवी बोली, मुझे सब मालूम पड़ गया है बहू कि अचानक मेरे लिए तुम्हारे मन में प्यार कैसे उमड़ आया था, जो मुझे यहां बुला लिया था। तो विक्रम बोला, माँ, हमने बहुत सोचा था, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सावित्री देवी ने कहा, दुख तो मुझे यह सोचकर हो रहा है कि आज तक तुम अपनी माँ के प्यार को ही समझ नहीं पाए। और बहू, तुम तो एक माँ हो ना, फिर भी तुमने माँ की ममता के साथ ऐसा खिलवाड़ किया। अगर मुझे साफ साफ कह देते तो क्या मैं तुम्हारी मदद के लिए ना आती? अरे मेरी तो जान हाजिर है तुम लोगों के लिए, फिर क्यों खिलवाड़ किया मेरी भावनाओं के साथ? और हाँ बेटा, तुम्हारे बाबूजी के बीमे के जिन पैसों पर तुम्हारी नजर है, उन पैसों को हासिल करने के लिए कोई नया नाटक मत करना। जब मांगोगे मैं दे दूंगी। सावित्री देवी की यह बात सुनकर विक्रम और राधिका शर्मिंदगी के कारण स्वयं को जमीन में गाड़ने जैसी स्थिति में पा रहे थे। बिना देरी किए सावित्री देवी ने अपना बैग उठाया और अपनी सहेली के साथ घर से बाहर निकली, तो विक्रम और राधिका की आंखों से आंसू बह निकले। उसी समय साथ वाले घर में रहने वाली उनकी पड़ोसन भी आ गई और बोली, अरे माँ जी, आप जा रही हैं। आपके रहते हमें किसी बात की कोई परेशानी ही नहीं थी। मेरे सास ससुर नहीं हैं, तो मुझे तो आप में ही ममता की मूरत दिखाई देती है। अब आप भी चली जाएंगी। सामने से आते हुए रामेश्वर ने उन्हें देखा, तो वह भी उनके पास चला आया और बोला, आपने हम पर जो उपकार किया है वह हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। कहते हुए वह सावित्री देवी के चरण छूने लगा। तो सावित्री देवी मुस्कुराते हुए बोली, अरे नहीं, मैंने कोई उपकार नहीं किया। मैं तो समझती हूं आपने अपनी सेवा का मौका देकर मुझ पर उपकार किया है। उसी समय आरव और मिष्टी के साथ मोहल्ले के सारे बच्चे भी इकट्ठे हो गए और सभी एक स्वर में बोले, दादी मत जाइए ना। सब लोगों का इतना प्यार देखकर सावित्री देवी की आंखें आंसुओं से भर आईं। तभी राधिका और विक्रम उनके सामने भरी आंखों से हाथ जोड़कर खड़े हो गए। विक्रम बोला, माँ जी, हमें माफ कर दीजिए। मैं जानता हूं हमने गलती ही ऐसी की है जिसकी कोई माफी नहीं है। लेकिन आप तो माँ है ना, जो अपनी औलाद की हर छोटी बड़ी गलतियों को माफ करती हैं। मैं अपनी गलती का प्रायश्चित करना चाहता हूँ। माँ, बस एक मौका दे दो अपनी सेवा करने का। तो राधिका बोली, माँ जी, हमें छोड़कर मत जाइए ना, आप दोनों यहीं रहिए। मैं वादा करती हूँ हम लोग आपको शिकायत का कोई मौका नहीं देंगे। तो सावित्री देवी ने कहा, मेरे बच्चों, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, मेरे लिए इतना ही काफी है। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन मुझे गांव तो जाना ही होगा। वहां मेरा अपना घर है, जहां रहकर मुझे सुकून मिलता है। हम दोनों बहनें वहां खुशी से अपना बाकी का जीवन बिता लेंगी। सावित्री देवी ने सभी बच्चों के सिर पर प्यार भरा हाथ रखा और सब लोगों को खूब आशीर्वाद दिए। जैसे ही वे ऑटो में बैठने लगीं, तभी उन्हें एहसास हुआ कि कोई पीछे से उन्हें रोक रहा है। मुड़कर देखा तो ब्रूनो ने उनका पल्लू पकड़ा था। उसे देखते ही सावित्री देवी की आंखें भर आईं। 1 महीने में उनका ब्रूनो के साथ अच्छा खासा लगाव हो गया था, लेकिन वे खुद को कमजोर पड़ने देना नहीं चाहती थीं। इसलिए स्वयं को संयमित करके उन्होंने अपना पल्लू छुड़ाया और सुमित्रा जी के साथ ऑटो में बैठ गईं। तभी ब्रूनो भी उनके पास ऑटो में आकर बैठ गया। सब लोग ब्रूनो का उनके प्रति प्यार देखकर हैरान थे। सावित्री देवी ने उसे लाख मनाने की कोशिश की, लेकिन वह तो उनसे दूर जाने को तैयार ही नहीं था। उसका ऐसा व्यवहार देखकर सावित्री देवी उसे सहलाते हुए बोली, इंसान भले समझे या ना समझे, लेकिन यह बेजुबान जानवर प्यार की भाषा बखूबी समझते हैं। अब ब्रूनो मेरे साथ ही रहेगा। कहते हुए सावित्री देवी ने ऑटो वाले को चलने का इशारा किया और 2024 के उस गर्म दोपहर में गांव के लिए निकल गईं। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय थी, ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके इसे ऑल पर सेट करें, ताकि आपको नए वीडियो की सूचना तुरंत मिल जाएगी। धन्यवाद।